बात शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 पे, दैट इज ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन। और जैसे मैंने कल कहा था, ये चैप्टर है जो आपकी बुनियाद डालेगा टू द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आप में से कुछ बच्चे शायद ओ लेवल्स ए लेवल्स के रास्ते से आ रहे हों और उन्होंने बिजनेस पढ़ा हो, लेकिन majority of you probably are not fully aware of what is a business organization. तो ये आने वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके अकाउंटिंग, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, उसके लिए इस चैप्टर का जो शुरू का हिस्सा है वो बहुत अहम है। और यहां मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि रट्टा ना लगाइएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। अदरवाइज ये बुनियाद अगर सही ना पड़ी तो अगले सब्जेक्ट्स भी इशू करेंगे और नेचुरली इस सब्जेक्ट के अंदर अगले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगा। बेटा, सबसे पहले आइए डिफाइन करते हैं कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते किसको हैं। इफ यू आर वंडरिंग व्हाट वाज द फर्स्ट चैप्टर, तो बेटा पहला चैप्टर कम्युनिकेशन के ऊपर था, जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ हिस्से भी कवर हो गए थे, लेकिन हमने बिजनेस कम्युनिकेशन को ऐसे डिफाइन नहीं किया था। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? ये ऐसी कम्युनिकेशन है इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें हम मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, लेटर्स, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सारे मैसेजेस हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक कमर्शियल एनवायरनमेंट में। अब समझना ये है कि हम कमर्शियल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। बेटा, कमर्शियल एनवायरनमेंट है एनी एनवायरनमेंट इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So will you please write down what do you mean by commercial environment? Commercial environment एक ऐसी environment है जिसमें exchange हो रहा है goods and services का। Take the example of a departmental store. तो departmental store में there is exchange of goods. Take the example of hospital or a hotel or service or these mobile phone connections. This is where we have exchange of services. Take the example of Park Suzuki. There is exchange of goods. तो बेटा, बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी एनवायरनमेंट में होती है विच इज कमर्शियल, और कमर्शियल एनवायरनमेंट कहते हैं हम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कमर्शियल एनवायरनमेंट हमें मिलती कहाँ है, ये एग्जिस्ट कहाँ करती है? तो याद रखिए, कमर्शियल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करती है इन what we call as an organization. ये commercial environment हमें किसके अंदर मिलती है, exist कहाँ करती है? This is what we find in organizations. ये business management का आज पहला लफ्ज है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, organization. ये सारी business management की साइंस इस चीज के गिर्द घूमती है, ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कैसे करना है। हमारे इर्द गिर्द कितनी ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके रोजमर्रा मुशाहिदे में से गुजरती हैं,
like Pakistan Railways is an organization, PIA is an organization, Park Suzuki is an organization, Jazz is an organization. तो हमारे इर्द गिर्द एक नहीं कितने ही इदारे हैं. Even the government of Pakistan is an organization. और सारी मैनेजमेंट की साइंस इस चीज पर है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कैसे करना. यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सारा कुछ पढ़ने का, टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सारा पर्पस ये है इन ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कैसे करें. तो आइए सीखते हैं ये आखिर ऑर्गेनाइजेशन हम कहते किसको हैं. एक लंबी लेकिन बहुत अहम डिस्कशन है. डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा. बेटा, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट. इसमें हमने कुछ इंडिविजुअल्स को, काइंडली जो कुछ मैं लिखूं इसको नोट करें, कुछ इंडिविजुअल्स को इकट्ठे किया है जो एक सोशल अरेंजमेंट में है. बेटा, एग्जाम्पल है अ फैमिली. ये हालांकि ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सोशल अरेंजमेंट की. एक खानदान, एक फैमिली एक सोशल अरेंजमेंट होती है वेयर एवरीबडी हैज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो सोशल अरेंजमेंट एक ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं जहां पर कुछ लोगों को इकट्ठा बिठा दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, और उनमें से हर फर्द के कुछ हकूक हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. यही ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जिसमें हमने बहुत से लोगों को या चंद लोगों को इकट्ठा कर दिया है और इन लोगों की कुछ राइट्स हैं, इन लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अब ये जो लोग हमने इकट्ठे किए हैं, इनका मकसद क्या था? Their purpose was to achieve collective goals. Their purpose is to achieve common goals. Collective goals का मतलब है common goals. वो सारे एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठे किए गए हैं और उस गोल के लिए हर शख्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कुछ राइट्स हैं. सैलरी रिसीव करना हमारा राइट है, अपना काम परफॉर्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसमें हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनकी एक सोशल अरेंजमेंट बनाई और वो सारे काम कर रहे हैं टू अचीव कलेक्टिव गोल्स. और हम मैनेजमेंट के थ्रू, जो साइंस है मैनेजमेंट, उस साइंस ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे हैं. सो थ्रू मैनेजमेंट ये जो साइंस है, जो अगले कैप 4 में आप पढ़ना शुरू करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंसेस, उस मैनेजमेंट साइंस के थ्रू आप उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं. नेचुरली आपके सामने है पाकिस्तान रेलवेज, PIA, ये वो अदारे हैं जो मुसलसल खसारा कमा रहे हैं, लॉसेस. वजह क्या है? पुअर मैनेजमेंट. वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, ये इदारे नुकसान में जा रहे हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके अंदर हमने लोगों को इकट्ठा किया, उनको सोशल अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज किया, हर शख्स की एक जिम्मेदारी लगा दी, उसके राइट्स हैं, वो सारे इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं कॉमन गोल्स के लिए, और हम मैनेजमेंट के थ्रू उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे हैं.
अब एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट इस डेफिनेशन के एंड पर, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करने लगा हूं। बेटा, ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है और हमने इसके इर्द गिर्द एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन बना दी है, बाउंड्री बना दी है। और ये बाउंड्री लाइन इसलिए हमने आई एम सॉरी, मेरा गला आज कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। और इस बाउंड्री में ये याद रखें, ये ईंट और सरिये से बनी हुई, सीमेंट से बनी हुई दीवार नहीं है जिसको हम बाउंड्री कह रहे हैं। हमने एक इमेजिनरी सी बाउंड्री लाइन बना दी है जिससे दो चीजों का तायुन हो गया। इस बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, और इस बाउंड्री के बाहर जो लोग हैं, दैट इज इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सारे इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं, जो इसके सप्लायर्स हैं, जो इसको रॉ मटेरियल, खाम माल प्रोवाइड करते हैं, इसके जो बैंकर्स हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, ये सारे इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हैं। तो एक्चुअली ये एनवायरनमेंट्स का तायुन कहां से हो रहा है? हमने कहा हर ऑर्गेनाइजेशन की एक बाउंड्री है और ये एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है, और इस इमेजिनरी बाउंड्री लाइन के अंदर वो लोग हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और ये एनवायरनमेंट कहलाती है इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट। और इसके बाहर जो लोग हैं वो इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, हम लोग जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हम इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं, तो बेटा फैकल्टी आर द एम्प्लॉइज, वी आर इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। यू स्टूडेंट्स आर आवर कस्टमर्स, you are in the external environment. तो ये याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसके इर्द गिर्द हमने एक बाउंड्री लाइन बना दी है, और इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है, और इस बाउंड्री एनवायरनमेंट के बाहर इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ये हुई कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके अंदर हमने कुछ एम्प्लॉइज रख लिए, इसमें कुछ मैनेजर्स हैं, कुछ इसके डायरेक्टर्स हैं, ये सारे इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। ये सारे इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, और इसके बाहर बाउंड्री के बाहर जो हैं, दे आर ऑल वर्किंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये सारे जो लोग हैं जो इसकी इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए अंदर हमने इकट्ठे किए हैं, दे आर इन अ सोशल अरेंजमेंट। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, ये इसकी सोशल अरेंजमेंट में नहीं है। जो इंटरनल है, ये सोशल अरेंजमेंट में है, जिसमें हर शख्स के कुछ राइट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये सब लोग काम कर रहे हैं टू अचीव सम कॉमन
goals. For example, profits are your common goals. For example, sales is your common goal. सारे मिलकर इन कॉमन गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं और हम मैनेजमेंट के थ्रू इस सारे प्रोसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारों की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस व्हाट वी कॉल एज मैनेजमेंट. तो आई होप ये डेफिनेशन जो बुनियाद है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट की, वो क्लियर कर रही है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं. तो बेटा दो चीजें हमने वाजे कर ली. बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? हमने कहा बिजनेस कम्युनिकेशन वो है जहां मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं एक कमर्शियल एनवायरनमेंट में, और ये कमर्शियल एनवायरनमेंट कहां एग्जिस्ट करती है? दिस एग्जिस्ट इन व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजेशंस. और फिर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को देखा. ये याद रखिए सब्जेक्ट की पर्सपेक्टिव से, इस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं. एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो प्योरली डिपेंड करती है हाउ इफेक्टिव इज द कम्युनिकेशन. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स इफेक्टिव नहीं है, याद रखिए वो कभी इफेक्टिव नहीं हो सकती. चाहे वो अच्छे से अच्छा एसेट खरीद लें, अच्छे से अच्छे लोग रिक्रूट कर लें, अगर उनमें कम्युनिकेशन नहीं है तो याद रखिए वो इदारा कभी कामयाब नहीं हो सकता. जैसे एक घर में अगर फर्द एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, कम्युनिकेशन छोड़ दें, तो बेटा वो खानदान, वो फैमिली कभी भी पीसफुली नहीं रह सकती. कम्युनिकेशन बुनियादी चीज है फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्गेनाइजेशंस में अब हम इस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. हम ये एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस क्यों करते हैं? हमने कहा था कमर्शियल एनवायरनमेंट में ये मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं. तो हम ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को और ऑर्गेनाइजेशन बजाते खुद को प्रमोट करने के लिए. तो पहला जो मकसद हमें नजर आ रहा है, दैट इज टू प्रमोट व्हाट? योर प्रोडक्ट्स, योर सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो हम एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस कर रहे हैं ये टू प्रमोट है. सेकेंड, हम इसमें मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं टू इन्फॉर्म अदर्स, टू शेयर इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ी थी, इस सारे का मकसद था इन्फॉर्म करना, इसका मकसद था इंफॉर्मेशन को शेयर करना. देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, इट इज टू टेक डिसीजंस. हम ये मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं टू टेक डिसीजंस. मैंने जैसे कहा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन पुअर हुई तो याद रखिए डिसीजन सही नहीं होंगे, गलत डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे इदारा एक काम नाकाम हो जाता है. और आखिरी पर्पस जिसके लिए हम मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, दैट इज टू परसुएड द रेसिपिएंट्स. चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, हम किसी ना किसी को किसी चीज पर कन्विंस कर रहे होते हैं. तो बेटा हमारे सामने जो पर्पस सामने आए कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ये मैसेजेस एक्सचेंज क्यों करते हैं, वो हैं, इन लफ्जों पर तवज्जो रखो: प्रमोट, टू इन्फॉर्म, टू शेयर इंफॉर्मेशन, टू टेक डिसीजंस एंड टू परसुएड. ये 5 पर्पसेस हैं मेन, जिसकी वजह से, जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन में मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं.
تو اب ایز اے بگنر آپ کو معلوم ہو گیا ایک آرگنائزیشن، ایک ادارہ کیا ہے، پی آئی اے کیا ہے، پاکستان ریلویز کیا ہے، اور اس کے اندر کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے. اگر کمیونیکیشن پور ہوئی تو یہ آرگنائزیشن فیل ہو جائے گا. اس کے اندر 5 مین ریزنز ہیں. اس میں 5 مین ریزنز ہیں کہ ہم انفارمیشن آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں. اب ایک بہت اہم ڈسکشن شروع ہونے لگی ہے اور یہ آج کی سب سے مین اور سب سے مشکل ڈسکشن ہے. آخر یہ آرگنائزیشنز ایک دوسرے سے کیوں کر کیسے مختلف ہیں. مجھے اس پر جتنا بھی وقت صرف کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن یہ وہ کانسیپٹ ہے جو بالکل نئی ہے آپ کے لیے. میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے، آپ جتنے بھی کیجولی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں. اینڈ ٹرسٹ می، یہ بنیاد ڈالنے جا رہی ہے آپ کو with this concept what is an organization and how they are different from each other. پی آئی اے پاکستان ریلوے سے ڈفرینٹ ہے، ریلوے نیشنل بینک آف پاکستان سے ڈفرینٹ ہے، نیشنل بینک آف پاکستان پرل کانٹیننٹل ہوٹل سے فرق ہے، پرل کانٹیننٹل ہوٹل شوکت خانم ہاسپٹل سے فرق ہے. یہ سب آرگنائزیشنز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب ہم پڑھنے یہی جا رہے ہیں how these organizations are different from each other. میں اس ڈسکشن کے پہلے حصے میں 4 چیزوں کو اکٹھے ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے آپ کی بہت توجہ چاہیے، کوآپریشن چاہیے اس ڈسکشن کے لیے. وہ 4 چیزیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے اونرشپ، کنٹرول، لیگل اسٹیٹس اینڈ سورس آف فائنینس. یہ 4 چیزیں میں ایک ساتھ اکٹھے ڈسکس کر رہا ہوں، ان کو الگ کور نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو بہت توجہ سے آپ نے سننا ہے. I'm using the white board now، اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جو کچھ میں وائٹ بورڈ پہ لکھوں اس کو نوٹ کریں. Let's suppose ایک انڈیویجل اے ہے، اس کے پاس کچھ کیپٹل آیا، کچھ سرمایہ تھا، اور اس سے اس نے ایک کاروبار شروع کیا، ایک بزنس شروع کیا، لائک اے ڈپارٹمنٹل اسٹور. اب یہ دیکھ لیجئے، دس از پرسن اے اینڈ دس از بزنس. یہ جو کام بزنس ہے جو ایک شخص اکیلے شروع کر رہا ہے، دس از نون ایز سول پروپرائٹرشپ، سول انٹرپرینیورشپ. سول مینس ون، پروپرائٹر مینس دا اونر. تو یہ جو کاروبار شروع ہوا ہے بیٹا، دس از نون ایز سول پروپرائٹرشپ. تو میں پھر یہاں پر وائٹ بورڈ یوز کر رہا ہوں. ایک شخص، ایک انڈیویجول ہے، اے، اکیلے اس کے پاس کیپٹل آیا اور اس نے اس کیپٹل سے ایک بزنس سٹارٹ کیا. لیٹس سپوز، جیسے میں نے کہا ڈپارٹمنٹل اسٹور، دس از کالڈ ایز سول پروپرائٹرشپ. اب اس سول پروپرٹی، یہ سب سے چھوٹی شکل ہے ایک بزنس کی، سب سے چھوٹی شکل ہے ایک آرگنائزیشن کی. اس میں اب اونر کون ہے بیٹا؟ اونر ہے یہاں پر اے، وہ اکیلا واحد اونر ہے. اس میں سورس آف فائنینس کیا ہے؟ سورس آف فائنینس بھی وہ خود ہی ہے، اے. اب اس میں یہ جو بزنس ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ یاد رکھیں، لا
कानून की नजर में इस बिजनेस की कोई अपनी अलग हैसियत नहीं है। इस पॉइंट को समझना है आपने। ये जो बिजनेस है इसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, इसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये बिजनेस, तवज्जो से सुनते रहिए, ये बिजनेस अपने नाम से ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मैं बात कर रहा हूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, अपने नाम से ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना ही ये अपने नाम से टैक्स पे करेगा। इसकी एग्जिस्टेंस की वजह है, इसकी जो रीजन है वो है ए। अगर इस कारोबार ने, लेट्स सपोज ये डिपार्टमेंटल स्टोर है एबीसी जनरल स्टोर, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एबीसी जनरल स्टोर, तो ये एबीसी जनरल स्टोर अपने नाम से ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये लीगल कारोबार है, लेकिन लॉ की नजर में ये अलग नहीं है। इसके वजूद की वजह है ए। अगर ए को कुछ हो जाए तो ये कारोबार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चाहे ए का बेटा आके उसकी जगह काम करना शुरू कर दे, तो याद रखिए ये एक नया कारोबार तस्वर किया जाएगा, वो सेम नहीं होगा। वो बी एक नया कारोबार कर रहा है, हालांकि नाम भी वही होगा, जगह भी वही होगी, काम भी वही होगा, लेकिन कानून की नजर में ये जो उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसका अलग कोई वजूद नहीं है। इसके वजूद की वजह है इसका ओनर। आगे जब कंपनी में पहुंचेंगे तो ये बात और पुख्ता हो जाएगी। अगर इस शख्स ए को कुछ हो जाता है तो ये कारोबार उसी दिन से खत्म तस्वर कर लिया जाएगा। जिस वक्त उसका बेटा आके या कोई भी शख्स आके उस कारोबार को जारी रखता है उस नाम से, वो एक नया कारोबार तस्वर किया जाएगा। इस कारोबार की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस की वजह इसका ओनर है। Something happens to the owner, the business is gone, the business is finished. ये बिजनेस ना तो अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर एग्रीमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ए के साथ होगा, एबीसी जनरल स्टोर के साथ नहीं होगा। अगर कोई मुआयदा होना है, लेट्स सपोज रेंट पे वो जो दुकान लेनी है, तो वो रेंट पे जो दुकान लेनी है, वो जो रेंट का एग्रीमेंट होगा वो ए और ओनर के दरमियान होगा, वो एबीसी जनरल स्टोर के दरमियान नहीं होगा, हालांकि काम वहां पे एबीसी जनरल स्टोर कर रहा है। लेकिन लॉ की नजर में सोल प्रोप्राइटरशिप की अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। उसकी एग्जिस्टेंस की रीजन है उसका ओनर। तो उसका जो लीगल स्टेटस है, याद रखिए मैं बात कर रहा हूं उसके लीगल स्टेटस की। लीगल स्टेटस से ये हरगिज मुराद नहीं है कि वो काम कारोबार है, यानी लीगल स्टेटस ये है कि इसकी कोई अपनी लीगल एंटिटी नहीं है, नो लीगल एंटिटी। इसका अलग कोई लीगल वजूद नहीं है। इसके लीगल वजूद की वजह है इसका ओनर ए। समथिंग हैपन्स टू ए, द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड, खत्म। वो काम जारी कर सकता है कोई भी शख्स आके, लेकिन वो उसको शुरू करेगा किसी और से। और इसके लिए मैंने जैसे आप कहा, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कानून में जाकर जो करवानी पड़ती है। नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये कारोबार सबसे एक छोटी शक्ल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। और हमारे इर्द गिर्द जितने ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, छोटे छोटे कारोबार जो लोगों ने इनफरादी तौर पे शुरू किए हुए हैं, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं। और ये याद रखें, इन कारोबारों की कारोबार जो हैं, इसमें इनकी ओनर वो खुद हैं, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस की वजह उनके ओनर्स हैं।
कारोबार का अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं और ये आगे जाके बात मजीद पुख्ता होगी, सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अब ए ने कारोबार को बढ़ाया और अब उसने दो और लोगों को, बी और सी को, ये कहा कि आइए हम मिलकर इसमें कैपिटल लगाते हैं, ये कारोबार बढ़ गया है और आप इसमें ज्यादा सरमाया लगा। तो अब ए, बी और सी ने मिलकर पैसा लगाया। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहा, नाउ दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। अब ये एक पार्टनरशिप है जिसपे 3 लोगों ने सरमाया लगा दिया है, दैट इज अ पार्टनरशिप। ये रजिस्टर्ड भी हो सकती है और ये अनरजिस्टर्ड भी है। इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, एक एग्रीमेंट बनेगा, बकायदा लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। आप चाहें तो उसको रजिस्टर करवा लें, आप चाहें तो उसको रजिस्टर ना करवाएं, ये अभी हमारा मौजू नहीं है। मौजू ये है कि उन तीनों लोगों ने अब सरमाया इकट्ठा लगा के वो पार्टनरशिप बनाई है और उस पार्टनरशिप का नाम अभी भी वही है, ABC जनरल स्टोर। अब यहां पर इसके ओनर्स कौन है? अब बेटा इसके ओनर्स हैं जॉइंट ओनर्स। इसके जॉइंट ओनर्स हैं ए, बी और सी ने यहां पर सरमाया लगाया, तीनों ने कैपिटल लगाया, जो चीज एस्टैब्लिश हुई है दैट इज पार्टनरशिप। अब इसका ओनर्स कौन है? ओनर्स हैं ए, बी एंड सी। इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है? अब इसके पैसे, सरमाया कहां से आया है? सरमाया इन तीनों ने मिल के लगाया है। अब इसका लीगल स्टेटस क्या है? इंटरेस्टिंग। फर्म क्या है? फर्म का नाम है ABC जनरल स्टोर। तो याद रखो यहां पर भी इसका लीगल स्टेटस, लीगल बिजनेस है, रजिस्टर भी हुआ है, लेकिन लॉ की नजर में इट हैज नो लीगल एंटिटी। बात को गौर से सुनिएगा। अगर इस पार्टनरशिप फर्म ने कोई एग्रीमेंट करना है तो वो फर्म के साथ एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फर्म की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो एग्रीमेंट होगा विद पार्टनर्स। अगर टैक्स पे करना है तो वो पार्टनर्स पे करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो पार्टनर्स पे करेंगे, क्योंकि फर्म की अपनी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वजह से सुनते रहे। अगर इसमें से लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। बी को कुछ हो जाता है, ही डाइज, तो याद रखिए जिस दिन इनमें से किसी एक या इससे ज्यादा पार्टनर्स को कुछ हुआ, दिस पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली फिनिश्ड, डिसॉल्व। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो वजूद था वो उसके ओनर्स की वजह से था। ये पार्टनरशिप उसी दिन से लॉ की नजर में खत्म तस्वर की जाएगी। इस बी की जगह इसका बेटा एक्स आके काम शुरू कर देता है, ए, एक्स एंड सी, तो याद रखिए एक नई पार्टनरशिप वजूद में आएगी। वो पुरानी पार्टनरशिप उसी दिन से खत्म हो गई जिस दिन समथिंग हैपेंड टू बी। उसका बेटा आके लीगल हायर बनता है, उसके शेयर्स एक्वायर कर लेता है, ही कैन डू इट, बट अब एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा जाएगा, एक नई पार्टनरशिप वजूद में आएगी। वो चाहे उसी नाम से कारोबार जारी रखे, लेकिन ये एक नई पार्टनरशिप होगी। याद रखिए उस पार्टनरशिप का अपना कोई लीगल वजूद नहीं है। वो एक लीगल बिजनेस है, एक लीगल कारोबार है, लेकिन लॉ की नजर में उस ABC जनरल स्टोर की कोई हैसियत नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस है तो उन 3 पार्टनर्स की है। वो 3 पार्टनर्स ये कारोबार कर रहे हैं।
اگر ان میں سے ایک کو بھی کچھ ہو گیا وہ کاروبار ختم تصور کیا جائے گا، کیونکہ لا کی نظر میں اس کاروبار کی کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی. ایگزسٹنس تھی تو ان تینوں پارٹنرز کی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ساری چیز میں ایک سرٹینٹی، اور وہ سرٹینٹی کیا ہے؟ وقت کا کسی کو کچھ معلوم نہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، کسی پارٹنر کو کچھ ہو سکتا ہے، اور جس دن یاد رکھے کاروبار ختم. ایک نئی پارٹنرشپ ڈیل بنانی پڑے گی، اس کا خرچہ ہے، اور نیچرلی ایک پروسیجر ہے، ایک بہت بڑا اکاؤنٹنگ پروسیجر ہے جو آپ سیکھیں. پارٹنرشپ کو سالو کیا جاتا ہے، پھر ایک نئی پارٹنرشپ وجود میں آتی ہے. یہ سارا پروسیجر کرنا پڑتا ہے. once something happen to the partners, it is not that simple جو آپ زندگی میں ایک لے مین کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ ہو گیا، اس کے بیٹے نے کام شروع کر دیا. It's not that easy. You have to go through the legal formalities. اب یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یہ انسرٹینٹی. اب ساری سچویشن چینج ہونے لگی ہے. اب انہی اے بی اور سی نے یہ کہا کہ یار ہم کیوں نہ اس پارٹنرشپ فرم کے بجائے اس کو کنورٹ کر لے انٹو اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. ہم فرم نہیں بناتے، ہم پارٹنرشپ نہیں بناتے، اس کے بجائے ہم اس کو رجسٹر کروا لیتے ہیں ایز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. تو یہ اب ادارہ بن گیا اے بی سی جنرل اسٹور پرائیویٹ لمیٹڈ. ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ پرائیویٹ لمیٹڈ لکھا ہوا ضرور آتا ہے. تو اب دیکھیں یہ پارٹنرشپ نہیں رہی، ان تینوں نے، وہی تین لوگ ہیں لیکن انہوں نے اب کمپنی فرم نہیں بنائی بلکہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. پہلا آپ نے سنا تھا سول پروپرائٹرشپ، دوسرا آپ نے پڑھا پارٹنرشپ، تیسرا آپ نے پڑھا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کے پاس آپ جاتے ہیں، اس کمپنی کو باقاعدہ رجسٹر کرواتے ہیں ایز اے کمپنی. پہلے آپ نے رجسٹر کروایا تھا ایز اے پارٹنرشپ، اب آپ اس کو رجسٹر کروا رہے ہیں ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. اس کمپنی کے اونرز کون ہیں؟ اس کمپنی کے اونرز ہیں یہ پرائیویٹ ڈائریکٹرز. اب یہ پارٹنرز نہیں کہلائیں گے. پارٹنرشپ کے وقت یہ اے بی سی کیا کہلاتے تھے؟ پارٹنرز. اب جب کمپنی وجود میں آ گئی تو یہ اے بی سی پارٹنرز نہیں کہلائیں گے بلکہ ڈائریکٹرز کہلائیں گے. They are the private directors and they are the owners of the company. اس میں سورس آف فنڈ کیا ہے؟ اس کے سورس آف فنڈ ہے یہ پرائیویٹ انویسٹرز. اب آئیے سب سے اہم تبدیلی، یہاں چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے. لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ بیٹا لیگل سٹیٹس یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے it is considered as a separate legal person. لا کی شکل نظر میں یہ جو کمپنی اب وجود میں آئی ہے یہ ایک سیپریٹ لیگل پرسن ہے. دیکھیں میں نے کہا تھا پارٹنرشپ کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، مطلب اٹ از ناٹ اے سیپریٹ لیگل پرسن. وہ بزنس اور وہ اونر الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ اونرز ہیں. سول پروپرائٹرشپ ایک شخص تھا تو بزنس اور اے اس میں کوئی فرق نہیں تھا، صرف اے کی ایگزسٹنس تھی، بزنس کی ایگزسٹنس نہیں تھی. اس کے وجود کی وجہ تھی اے. پارٹنرشپ فرم تین لوگ تھے اس میں، انہوں نے ایک بزنس شروع کیا تو اس بزنس کی اپنی کوئی لیگل ایگزسٹنس نہیں تھی. ایگزسٹنس تھی تو اس کی وجہ تھی یہ تینوں پارٹنرز.
बिजनेस का नाम भी था लेकिन उसके कोई वजूद नहीं है. इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन. ये बिजनेस और ये एक ही चीज थे. If something happens to any one of the partner, तो business भी खत्म. Sole proprietorship में something happens to A, business is also gone. क्योंकि ये देखिए ये एक ही है. In ABC and और ये business ये तीनों दोनों एक ही हैं. Something happens to B या A, तो देखिए ये एक ही ब्लॉक के अंदर है, बिजनेस खत्म. लेकिन जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो A, B और C है और ये है बिजनेस, तो ये अलग अलग है. इनमें से किसी को भी, तीनों को बेशक कुछ हो जाए, खत्म हो जाए तीनों, बिजनेस की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगी, बिजनेस अब जारी रहेगा. कोई ना कोई आके उनका शेयर खरीद लेगा, उनका लीगल हायर्स आके वो शेयर खरीद लेंगे. हमने इसमें सर्टेनिटी क्या ला दी, बिजनेस खत्म नहीं होगा, बिजनेस अपना काम अपने नाम से जारी रखेगा. लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो अपना शेयर बेच सकते हैं, उनको कुछ हो सकता है, नया शख्स आ जाएगा, लेकिन बिजनेस अपने नाम से काम जारी रखेगा. मैं एक और तरीके से इसको समझा रहा हूं. ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ये है पार्टनरशिप. यहां पर 3 ओनर्स हैं ABC, जिन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वजूद में लाई. यहां पर एक फर्म वजूद में आई. अब एक कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो बेटा यहां पर अब फर्क ये है, ये कंपनी की सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा विथ कंपनी.